हेलो एवरीवन, जीत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने पढ़ा था विलियन, उसके कुछ प्रकार पढ़े थे, द्विअंगी, त्रिअंगी और विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़े थे। फिर हमने पढ़े थे उसमें विलयता के आधार पर संतृप्त, अति संतृप्त और असंतृप्त पढ़े थे हमने 3 प्रकार। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे उन पर प्रभाव, दाब व ताप का भी प्रभाव पड़ता है विलयता पर, तो उसके हिसाब से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिएगा कुछ पंक्तियां। तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, तालीम नहीं दी जाती है परिंदों को उड़ानों की, वो खुद ही समझ जाते हैं अक्सर ऊंचाइयां आसमानों की। तो परिंदों को कोई सिखाता नहीं है कि उड़ना कैसे है, उसकी माँ सिखाती है, लेकिन वो भी सिखाने का तरीका होता है, उसको धक्का दे देती है ऊपर से, बच्चा अपने आप सीख जाएगा। तो वह सेल्फ डिपेंड होते हैं। और इंसानों में उड़ाने पंखों से नहीं होती है, इंसानों की उड़ाने अक्सर जुनून पर टिका करती है। तो जुनून और जज्बा है तो आपकी उड़ाने बहुत ऊंची जाने वाली है। तो आते हैं टॉपिक पर। ये कल हमने पढ़ा था, सेम स्लाइड ली है। आज बढ़ते हैं आगे की ओर। तो एक बार वापस देख लीजिए, असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त क्या होता है शॉर्टली। असंतृप्त हमने पढ़ा था कि भाई विलयता की मात्रा से कम विलय हो, यानी कि भैया कैपेसिटी 10 ग्राम की है और हमने लिया 8 ग्राम, तो हो गया असंतृप्त। संतृप्त क्या हुआ, 10 ग्राम की कैपेसिटी थी, 4 रोटी की कैपेसिटी है, 4 खाली, संतुष्टि नकार आ जाएगी। और अगर 12 ग्राम 2 ग्राम अधिक ले लिया तो अति संतृप्त, 2 रोटी ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा, डकारें बहुत ज्यादा आएगी, संतुष्टि बहुत ज्यादा मिल जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब भैया ये तो था निश्चित ताप व दाब पर, लेकिन अगर ताप व दाब को ऊपर नीचे किया जाए तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा। देखिए, आइए यहाँ पर तो देखिए एग्जाम्पल। विलयता पर ताप का प्रभाव, विलयता पर ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव देखिए क्या होगा। ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव है विलयता पर कि ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर विलयता बढ़ेगी। ताप समानुपाती होता है किसके, विलयता के। अब देखिए भैया ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है हमारा ठोस और द्रव में। कहां पर काम कर रहा है, ठोस या द्रव में। भैया द्रव और ठोस है विलय और विलायक, तो अगर ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, विलयता बढ़ेगी। लेकिन केमिस्ट्री, अपवादों की दुनिया केमिस्ट्री को कहा जाता है। तो अपवाद क्या है वो भी देख लीजिए साथ साथ में। अपवाद, अपवाद है हमारे पास, क्या है अपवाद, तो देखिए 3 अपवाद देखते हैं। सोडियम सल्फेट, थोड़ा सा छोटा ऊपर करते हैं। अपवाद क्या है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। बहुत सारी रिएक्शनें पढ़ी है, सूत्र पढ़े हैं, अणु सूत्र इसके आपको याद होने चाहिए। प्रॉपर रिवीजन पे ही सूत्र याद होते हैं, केमिस्ट्री बाकी इनसाइड आउटसाइड चलती रहती है। सोडियम सल्फेट सूत्र वापस देख लो, Na2SO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मिट रहे हैं, कैसे मिट रहे हैं पता नहीं, लेकिन हमारा काम है सीधा सीधा लिखना। तो फॉर्मूला भी देख लीजिए, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल
ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत सारी फॉर्मूले पढ़े हैं हमने, बुझावा चूना वगैरह पढ़े हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिए आप, पेन की डबलिंग हो रही है लेकिन होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है आपको और हमें। तो तीसरा एग्जाम्पल हमारा है इसमें कैल्शियम नाइट्रेट। भैया ये ऐसे हैं कि इन पे फर्क कम नहीं पड़ता है, किसका, ताप का। ध्यान रखना, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 CaNO3 का होल ट्वाइस, फॉर्मूला कैल्शियम नाइट्रेट का। देखिए ताप बढ़ने पर द्रव और ठोस की विलेयता अक्सर बढ़ा करती है, लेकिन अपवाद है सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम नाइट्रेट, 3 अपवाद है, याद रखना। आगे बढ़िए दोस्तों, ताप बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है ठोस और द्रवों की। कैसे बढ़ती है, उसका संतृप्त, असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त, अति संतृप्त। अब आइए एग्जाम्पल्स की ओर। तो देखिए भैया, सबसे पहले आप देखिए कि ताप बढ़ता है तो विलेयता बढ़ती है, ताप घटेगा तो, भैया ताप घटेगा तो क्या होगा। तो देखिए ताप घटेगा तो क्या होगा भैया, अगर असंतृप्त विलयन है, असंतृप्त विलयन है और इसकी कैपेसिटी हम लेते हैं 10 ग्राम, 10 ग्राम कैपेसिटी है, तो यहाँ पर क्या होगी, पहले तो 8 ग्राम होगी। भाई हम आइडियली क्या लिया था, हमने जो पहले लिया था वही लेते हैं 12 ग्राम समझने के लिए। लेकिन यदि अगर हम मैं ताप घटाऊं, भाई टेम्परेचर घटाऊं, लाल कलर से लिखते हैं, ताप घटाऊं, अगर टेम्परेचर घटता है तो क्या होगा, संतृप्त विलयन की विलेयता घटेगी, यानी कि जो 10 ग्राम थी वो कितनी हो जाएगी, 8 ग्राम हो जाएगी भाई साहब। जो 10 ग्राम थी वो कितनी हो जाएगी, विलेयता ही 8 ग्राम हो जाएगी। तो ये भाई साहब असंतृप्त क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। भैया अगर ये 8 ग्राम है और अगर 8 ग्राम ही हो जाती है, विलेयता घट जाती है, तापमान घटने पर विलेयता घट जाएगी, तो इसकी विलेयता भी 8 ग्राम हो जाएगी और ये भी 8 ग्राम है, तो बराबर लेवल पे आ जाएगी, तो यह संतृप्त बन जाएगा। क्या हो जाएगा, संतृप्त बन जाएगा, 8 ग्राम ही हो जाएगा। यही कहना चाहते हैं, जो 10 ग्राम था वो क्या हो रहा है, 8 ग्राम हो रहा है, सीधा कॉन्सेप्ट यही है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, और अगर घटाया जाए, अगर संतृप्त को भी घटाया जाए तो क्या होगा वैसा, क्या होगा, यहाँ पर अगर संतृप्त को घटा दिया जाए तो मान लो कि यहाँ पर 10 ग्राम था, पहले कितना ग्राम था, यहाँ पर सपोज दैट 10 ग्राम था, क्या था, ये कौन सा कलर आ गया, 10 ग्राम था यहाँ पर। लेकिन अगर इसको घटाया जाए, यहाँ पर 10 ग्राम लिया हुआ है, घटाया जाए तापमान को, तो विलेयता घटेगी और क्या बच जाएगी, 8 ग्राम बच जाएगी। तो अब देखिए भैया यहाँ पर विलेयता तो 8 ग्राम हो गई, टेम्परेचर घटाया 10 ग्राम थी 8 ग्राम हो गई, लेकिन हमारे पास पड़ा कितना है, 10 ग्राम। तो ये क्या होगा, अति संतृप्त, यानी कि टेम्परेचर घटने पर, टेम्परेचर घटा तो संतृप्त क्या हो जाएगा, अति संतृप्त, क्योंकि 8 ग्राम थी और 10 ग्राम हो गई, तो अति संतृप्त हो गई। अब भैया अगर उल्टा कॉन्सेप्ट लेके आए, उल्टा कैसे लेके आएंगे, आराम से धीरे धीरे से आना तो इस बोर्ड पर, तो कैसे होगा देखते हैं। डार्क ग्रीन कलर के साथ
डार्क ग्रीन कलर के साथ देखिए, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, अति संतृप्त हो जाएगा संतृप्त। कैसे, तो देखिए भैया यहाँ पर 10 ग्राम विलेयता थी और 12 ग्राम था, ताप बढ़ा तो विलेयता बढ़ गई, यानी कि 10 ग्राम से 12 ग्राम पर चली गई। माना कि एग्जाम्पल से यूं नहीं, 20 ग्राम तक भी जा सकती है, लेकिन हम मान रहे हैं 12 ग्राम पर। तो विलेयता 10 ग्राम थी लेकिन 12 ग्राम पर चली गई, और 12 ग्राम तो हम ले रखे हैं, तो ये अति संतृप्त किस में कन्वर्ट हो जाएगा, संतृप्त पर, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी बन जाएगी, 12 ग्राम। इधर भी 12 ग्राम हो जाएगा, 12 ग्राम तो था, और तापमान बढ़ने पर ये क्या हो गया, ये भी 12 ग्राम हो ही गया, तो दोनों बराबर हो गए, यानी कि अति संतृप्त कन्वर्ट हो गया संतृप्त में। अब देखिए वापस आते हैं संतृप्त से असंतृप्त की ओर, तो देखिएगा वापस 10 ग्राम की ओर आइए एक बार। ये 10 ग्राम चाहिए था और 10 ग्राम था, लेकिन विलेयता बढ़ गई वैसा, क्या हुआ, तापमान बढ़ने पर विलेयता बढ़ गई, 10 ग्राम हो गई, यहाँ पर 12 ग्राम हो गई 10 ग्राम से। क्यों हो गई, 10 ग्राम तो था और तापमान बढ़ा, तो यहाँ पर कितनी हो गई, विलेयता 12 ग्राम हो गई, लेकिन हमारे पास कितना है, 10 ग्राम, तो पूर्ति से कम है भैया, जितनी कैपेसिटी है उससे कम है, तो क्या हुआ, असंतृप्त हो गया। 10 ग्राम तो है और कैपेसिटी कितनी हो गई, 12 ग्राम। यहाँ पर आइए, 12 ग्राम कैपेसिटी हो गई और पूर्ति हो रही है 10 ग्राम की, तो यहाँ पर हो गया ये अति असंतृप्त, असंतृप्त हो गया। यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। सीधा लीजिए, यहाँ पर ये हेड़िया बेड़िया नहीं करेंगे हम, ये एग्जांपल से समझिए, इससे सीधा कि भैया संतृप्त है, कैपेसिटी है 10 ग्राम, कितनी, 10 ग्राम, लेकिन विलेयता बढ़ गई, तो कैपेसिटी कितनी हो गई, 12 ग्राम हो गई। अब भैया 12 ग्राम है लेकिन 10 ग्राम है, 2 ग्राम की कमी है, पूर्ति नहीं हो रही है, संतुष्टि नहीं हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, अति संतृप्त। किसके कारण, तापमान बढ़ने के कारण। सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सवाल कैसे पूछा जा सकता है, देखिए थोड़ा सा कठिन है, 2-3 बार पीछे जाकर देखिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। तो देखिए, अगर असंतृप्त विलयन का तापमान घटाया जाए तो क्या होगा, अगर असंतृप्त विलयन का तापमान घटाया जाएगा तो वह संतृप्त विलयन का रूप ले लेगा। अगर संतृप्त विलयन का तापमान घटाया जाएगा तो क्या होगा, भैया ऐसे पूछ सकते हैं, संतृप्त विलयन का तापमान घटा, ऑप्शन ए असंतृप्त, ऑप्शन बी संतृप्त, ऑप्शन सी अति संतृप्त, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं, या फिर सभी। तो अगर संतृप्त विलयन का तापमान घटाया जाएगा तो वह हो जाएगा अति संतृप्त। हो गया। अब देखिए नीचे आइए, अगर भैया अति संतृप्त विलयन का तापमान बढ़ाया जाए तो क्या होगा, संतृप्त, और संतृप्त का तापमान बढ़ाया जाए तो असंतृप्त बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया कट एंड क्लियर। तो अब आते हैं गैसों पर। तो देखिएगा गैसों में क्या होता है कि गैसों पर ताप का प्रभाव, गैसों पर ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। तो गैसों में ताप का प्रभाव पड़ेगा विलेयता पर, ध्यान रखना, विलेयता पर देख रहे हैं, तो विलेयता का हमारा टॉपिक है। तो देखिएगा जब ताप बढ़ेगा तो ठोस और द्रव में तो यह था कि भैया ताप बढ़ता था तो विलेयता बढ़ती थी, लेकिन इधर उल्टा है, गैसों में अगर ताप बढ़ेगा तो विलेयता घटेगी। क्या होगा, विलेयता घटेगी। भैया क्यों होगा ये सब, तो आपने पढ़ा था कि भैया जो गैसों के मध्य है, ताप बढ़ने पर एक दूसरे के मध्य जो आकर्षण अंतराणविक बल होता है वो कम हो जाता है और दूर दूर जाने लगती है गैसों के कारण।
गैसों के कण दूर दूर जाने लगते हैं। तो अगर गैसों के कण भैया दूर दूर जाएंगे तो अपने विलय और विलायक का एक दूसरे से संगम कैसे होगा भाई, एक दूसरे से कैसे मिलेंगे? तो सीधी बात है कि उनका मिलन मुश्किल से होगा, इसका मतलब विलयता भी घटेगी। गैसों में ताप बढ़ाने पर विलयता घटेगी, ठोस और द्रव में ताप बढ़ाने पर विलयता भी बढ़ती है। ये हमारा टॉपिक है, गैसों पर ताप का प्रभाव विलयता पर क्या होगा, ध्यान रखना। ये था। आगे आते हैं, ताप हो चुका है, अब ताप के बाद में दाब का प्रभाव। तो देखिएगा, दाब का प्रभाव, तो दाब का प्रभाव ये सब विलयता के अंदर पड़ रहे हैं, ध्यान रखना, विलयता के अंदर, विलयता के जो विलयन है उसमें विलयता पर पड़ रहे हैं। तो भैया दाब का प्रभाव क्या होगा? तो दोस्तों दाब का प्रभाव अगर गैसों पर ही बात करें तो गैसों में दाब बढ़ने पर विलयता बढ़ेगी। क्या होगा? दाब बढ़ने पर, दाब बढ़ने पर विलयता बढ़ेगी। दाब समानुपाती होगा किसके? विलयता के। क्यों होगा भैया? जैसे हैं इधर उधर कण भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उन्हें दाब देकर, दाब देंगे तो क्या होगा? प्रेशर क्रिएट होगा और वो एक दूसरे के पास आएंगे। और भैया पास में ही तो लाना है, और करना क्या है? विलयता क्या है? एक दूसरे में घुलना, और पास में आएंगे तो अच्छे से घुलेंगे। यही कॉन्सेप्ट है कि ताप बढ़ने पर तो गैसों में विलयता कम होती है, लेकिन दाब बढ़ने पर गैसों में विलयता भी बढ़ती है, ध्यान रखना। अब ठोस और द्रव में दाब बढ़ने पर ज्यादा कोई फर्क नहीं आता है, इसके लिए इसका कॉन्सेप्ट है भी नहीं, इतना डीपली हमें जाना भी नहीं है। हमें सिर्फ दाब का प्रभाव गैसों पर ही पड़ना है, यहाँ पर ध्यान रखना। द्रव और ठोसों पर ज्यादा गौर नहीं करेंगे। आगे बढ़िए। तो ये चीजें तो हमारी होती है पूरी। अब आते हैं विलयन के और प्रकार पर। विलयता के आधार पर विलयन के प्रकार पड़े, फिर उन विलयनों में विलयता पर दाब और ताप का प्रभाव पड़ा। अब आते हैं कि विलय कणों के आकार के आधार पर, क्या? विलय कणों के आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, आधार पर, तो देखिए आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? वास्तविक, वास्तविक विलयन, विलयन बार बार नहीं लिखेंगे, वास्तविक। और दूसरा कौन सा है? निलंबन, निलंबन। और तीसरा कोलाइड, कोलाइडी। वास्तविक विलयन, निलंबन विलयन और कोलाइडी विलयन 3 भागों में बांटा गया है। किस बेस पे? विलय कणों के आकार के अनुसार। भैया हेडिंग ही विलय कणों के आकार है, तो हमें क्या करना है? विलय कणों के आकार के बारे में ही जानना है सबसे पहले। तो फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? विलय कणों का आकार। तो देखिए आते हैं विलय कणों के आकार पर। तो इनमें जो विलय कणों का आकार होगा वास्तविक विलयन में, वो कितना होगा? 10 की घात -9 मीटर, 10 की घात -9 मीटर। और निलंबन में कितना होगा? 10 की घात -6 मीटर से अधिक, 10 की घात -6 मीटर से अधिक। इधर है कम से कम। 1 मिनट, तीनों लिख लेते हैं, आसानी से समझ में आएंगे आपको। और भैया अब आते हैं कोलाइडी में। तो यहाँ पर कितना है? -9 से 10 की घात -6, यही होगा इसके बीच का। तो अब भैया देखिए, पहले 9 क्यों लिखा बाद में 6 क्यों लिखा? सर उल्टा क्यों लिखा? घाते जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी, ये बढ़ता हुआ क्रम है ना कि घटता हुआ क्रम।
भैया आपको बोल दे कि -9 बड़े हैं या -6, बताइए कौन बड़ा है? -6 बड़े हैं। क्यों? -6 जीरो के पास में है और ये -9 और दूर है। या इसमें जोड़ के देख लो, माना कि इसमें 10 जोड़ो, सीधा कॉन्सेप्ट ऐसे समझ में आएगा आपको। भैया कुछ आर्ट्स के भी होंगे, सारे जरूर थोड़ी है साइंस मैथ्स के वगैरह हो। देखिए अगर -6 में 10 जोड़ूं तो क्या होगा? +10, कितने आएंगे? प्लस के 4। और -9 में 10 जोड़ू तो कितने आएंगे? हिसाब लगाओ, 1। अब देखिए बड़ा कौन और छोटा कौन? बड़ा कौन छोटा कौन? ये देखिए -9 छोटा है और ये बड़ा है। 10 जोड़ने पर भी क्या हो रहा है? उधर कम आ रहा है, इधर ज्यादा आ रहा है। तो बड़ा कौन सा हुआ? -6। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये सर जोड़ भाग के हरू कर दी, करनी पड़ेगा दिशा। तो अब यहाँ पर देखिए यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आने वाला है। आप ध्यान से देखिएगा कि भैया -9 मीटर से कम यानी कि सबसे छोटा, -9 मीटर से कम यानी कि सबसे छोटा कण कौन सा है? ये है। फिर देखिए ये -6 मीटर से अधिक, और ये देखिए -9 से 6, ये -9 और 6 से बीच में है, और ये -6 से अधिक यानी कि -5, -4, -3, -2 समथिंग इसी टाइप का होगा भाई। -6 से यानी -5 होगा, 4 होगा, जो भी होगा वो होगा, लेकिन इससे अधिक यानी कि इससे बड़ा कण होगा। और ये तो बीच में है इसके, -9 और -6 के। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा होगा? ये सबसे छोटा यानी कि बहुत बहुत छोटा। फिर देखिए सबसे बड़ा, इन तीनों में हो क्या? यूं नहीं है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा, इन तीनों में सबसे बड़ा, और ये बीच में। देखिए भैया मार्क सीधा देसी कॉन्सेप्ट है, बीच में इसमें साइंस की लैंग्वेज में नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे समझने के लिए कि भैया वास्तविक विलयन होगा उसमें सबसे छोटे कण होंगे विलय के, किसके? विलय के। और निलंबन होगा उसमें सबसे बड़े होंगे, लेकिन कोलाइडी होगा उसमें बीच वाले होंगे, ना इतने छोटे और ना इतने बड़े, बीच का माध्यम कौन सा होगा? कोलाइडी वाला। तो आगे आते हैं। अब देखिए भैया हमने समांगी और विसमांगी मिश्रण पढ़े थे। समांगी मिश्रण क्या था? कि विलय और विलायक आपस में अच्छी तरह से घुल जाए। उसमें विलय के कण और विलायकों कण हम अलग अलग नहीं देख सकते, वो क्या होता है? समांगी मिश्रण। याद कीजिए हमने अवस्थाओं में पढ़ा था, यौगिक वगैरह में मिश्रण पढ़े थे, यौगिक तत्व वगैरह पढ़े थे, वहां पे पढ़ा था समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। तो समांगी क्या होता है? जिसमें विलय और विलायक अच्छी तरह से घुल जाते हैं और विलय और विलायक के कण अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं। विसमांगी वो होते हैं जिनमें विलय और विलायक अच्छी तरह से नहीं घुल पाते हैं, आंशिक रूप से घुलते हैं, और उनके विलय और विलायक के कण स्पष्ट रूप से अलग अलग देखे जा सकते हैं। जैसे कि पानी में मिट्टी घुलती है तो उसके कण स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देंगे, लेकिन नमक घुलता है तो उसका एक पेस्ट बना देता है, एक प्रावस्था बना देता है, जिससे आपको कुछ अंतर नहीं दिखाई देता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पर आइए अगर समांगी विसमांगी लेके आते हैं। देखो भैया कण बहुत छोटे हैं तो क्या होगा? छोटे कण है इसका मतलब आसानी से उसके अंदर घुल जाएंगे, दिखेंगे नहीं आपको, नग्न आंखों से आप उन्हें नहीं देख पाओगे, तो वो क्या होगा? समांगी। अब भैया यहाँ पर कण बड़े हैं, कितने बड़े हैं? उतने बड़े हैं कि विलय और विलायक में आसानी से अलग अलग दिखाई देंगे, तो ये क्या होगा? विसमांगी। अब भैया इसमें कण तो बीच में है भाई, नहीं इतने छोटे हैं ना बड़े, लेकिन क्या है कि यही है माध्यम जिसमें आप समांगी बना सकते हो, ये तो विसमांगी होंगे। तो अब देखिएगा ये भी विसमांगी होते हैं, लेकिन भैया इनको कुछ तो डिस्काउंट दो। ये कह रहा है भाई मैं इससे तो कम हूं, इसके और मुझको बराबर क्यों रख रहे हो? तो यहाँ पर एक होता है
ये होता विसमांगी है लेकिन दिखता समांगी है। पॉइंट नोट कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिखता समांगी है। क्या है? होता भी समांगी है लेकिन दिखेगा कैसा आपको? समांगी। भैया ये क्या लफड़ा है? तो ये लफड़ा ये है, देखिए यहाँ पर कि छोटे कण होंगे आसानी से घुल जाएंगे तो हमें दिखेंगे नहीं। क्या नहीं दिखेंगे नहीं, लेकिन ये बीच वाले हैं ना, ज्यादा छोटे हैं ना बड़े हैं, तो ये दिखेंगे नहीं, लेकिन व्यवहार इनका कैसा होगा? विसमांगी। इनमें से अगर प्रकाश गुजारेंगे तो एक प्रकाश का पथ दिखाई देगा, कुछ कण चमकते हुए दिखाई देंगे, जिसे कहेंगे टिंडल प्रभाव। आता है टिंडल प्रभाव। थोड़ा सा चलिए आगे, टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति क्या होते हैं वो समझिए। टिंडल प्रभाव छोटी कक्षा का सबसे पसंदीदा सवाल होता है, 8th 9th और 10th के पेपर में बहुत बार आता है टिंडल प्रभाव। देखिए भैया, आपके घर में रोशनदान होगा, उसमें से कभी कभी सूर्य का प्रकाश आता होगा, उसमें कुछ कण इधर उधर भटकते हुए आपको दिखाई देते होंगे। कोई कहता है जीव है, कोई कहता है मिट्टी उड़ी हुई है, कोई क्या कहता है। क्या होते हैं वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट है कि वो प्रकाश में से ऐसे गुजर रहा है, उसमें से कुछ कण दिखाई देते हैं, वो वहां पर चमकते हैं, साइन करते हैं, यही टिंडल प्रभाव है। परिभाषा पर आइए। कोलाइडी विलियन में, कोलाइडी विलियन से, विलियन में से प्रकाश गुजारने पर, कोलाइडी विलियन में से, कोलाइडी विलियन में से प्रकाश गुजरता है तो कोलाइडी कण विलियन में से प्रकाश गुजरता है तो कोलाइडी कण चमकने लगते हैं, साइन मारने लगते हैं, ध्यान रखना, चमकने लगते हैं। ये कह रहा है भैया कि कोलाइडी विलियन है, उसमें से अगर प्रकाश गुजरेगा तो वह कण चमकने लगेंगे। किस तरह से? देखिए, ये एक बीकर है, इसमें चारों ओर पानी का है घोल बना हुआ। अब आप समझ लो पानी का घोल बना हुआ है, बाकी हमें बनाना नहीं है। एक मिनट ट्राई करते हैं, बन जाए तो। अब देखिए, पानी 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 ऐसा होता है, पानी 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 पानी। ये माना कि पानी है, मान लो, मानने में क्या जाता है आपका, तो माना कि ये क्या है? पानी है। अब भैया अगर इसमें से प्रकाश गुजारेंगे, आते हैं प्रकाश का कलर लेते हैं पीला, होता नहीं है लेकिन लेंगे हम। तो माना कि यहाँ से प्रकाश गुजरता है, थोड़ा सा पतला लेते हैं, यहाँ से प्रकाश गुजरा, तो अब आप देखिएगा कि कुछ कण होंगे वो इसमें के अंदर साइन करेंगे। क्या करेंगे? साइन करेंगे। ये प्रकाश ऐसे जा रहा है ना, तो ये कण होंगे कुछ जो कि साइन करेंगे, और प्रकाश बाद में अपना जो प्रकाश होगा वो उसी स्थिति में वापस से आगे निकल जाएगा, लेकिन बीच में क्या करेगा? गपड़ा करेगा। इसी गपड़े को कहेंगे हम टिंडल प्रभाव। ध्यान रखिएगा, दैट्स कॉल्ड टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। तो भैया ये जो प्रकाश के कण यहाँ से निकल रहे हैं, इसमें कुछ विलय है। जो विलय है हमारा, वो ये रहा। विलय के कणों के आकार के आधार पर हमने पढ़ा था
तो विलेय के कण के आकार अगर कुछ बड़े होंगे, अगर आकार थोड़े भी बड़े हुए तो क्या होगा कि ये प्रकाश निकलेगा, प्रकाश इनसे टकराएगा तो वो इसको फैलाएगा। अब देखिए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर, ये किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन फिजिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे। प्रकीर्णन वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ कण होते हैं, वो प्रकाश को एब्जॉर्व करते हैं और अपने चारों ओर फैलाते हैं, शाइन करते हैं। इसी गुण को कहा जाता है प्रकीर्णन। यहाँ पर भी कण क्या कर रहे हैं? प्रकाश को एब्जॉर्व कर रहे हैं और फैला रहे हैं, यह प्रकीर्णन है। अब भैया आइए एक ब्राउनी गति भी पढ़ लीजिए साथ साथ में, फिर वहां पर चलता है। ब्राउनी गति, तो ब्राउनी गति क्या है उसका अध्ययन करेंगे हम। तो देखिए कोलाइड विलयन में कण लगातार इधर उधर गति करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? कोलाइड विलयन में कण कोलाइड विलयन में कण लगातार इधर उधर गति करते हैं। भैया ब्राउनी तो आपको गति समझ में आ गई होगी कि जो विलयन में कण होते हैं, जैसे कि शिकंजी बना रहे हो नींबू की, नमक डाला, हिलाया इधर उधर, तो कण काफी देर इधर उधर भटकते रहते हैं, वही होती है ब्राउनी गति। आपके रोशनदान से अगर प्रकाश आ रहा है तो उसमें से आपको कुछ धूल के कण, मिट्टी के कण इधर उधर भटकते हुए दिखाई देते हैं, वो है ब्राउनी गति। अब आइए भैया हमारे रियल कॉन्सेप्ट पर। ये दो परिभाषा है जो इधर आपको हेल्प करेगी, देखिएगा। तो इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा, आपने लिख तो लिया होगा। अब आते हैं यहाँ पर ब्लैक पेन और कॉन्सेप्ट। भैया वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता है। वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? कि इसके कण बहुत छोटे थे। क्या थे? बहुत छोटे थे। इसी कारण प्रकाश गुजरेगा तो सही, लेकिन इतने छोटे कणों से टकराकर प्रकीर्णन की प्रक्रिया नहीं दर्शाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निलंबन, आकार इनमें सबसे बड़ा है, तो भैया सीधी बात है, आकार बड़ा होगा, प्रकाश आएगा, कणों से टकराएगा और प्रकीर्णन की प्रक्रिया दर्शाएगा। टिंडल प्रभाव समझ के रखा है। अब सीधा यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीधा का सीधा रखना। तो टिंडल प्रभाव दर्शाएगा, देखिए भैया एक क्रॉस वगैरह इधर कर लेते हैं, मिक्स हो जाएंगे, वरना ये नहीं दर्शाएगा, ये दर्शाएगा। कोलाइडी विलयन क्या करता है भैया? ये तो बीच वाला है, ये भी टिंडल प्रभाव दर्शाएगा, ध्यान रखना। टिंडल प्रभाव दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि इसके भी कण थोड़े आकार में बड़े हैं, तो प्रकाश को ऑब्जर्व करेंगे और प्रकीर्णन की प्रक्रिया को दर्शाएंगे। अब आते हैं ब्राउनी गति पर। ब्राउनी गति में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सेम ही है कि भैया कण बहुत छोटे होंगे और विलयन समांगी होगा, तो कण एक दूसरे में बहुत ही आसानी से घुल जाएंगे और उस हद तक घुलेंगे कि वो एक प्रावस्था में आ जाएंगे। तो सीधी बात है भैया, कण दिखेंगे ही नहीं तो इधर उधर गति क्या करेंगे भैया? विलय और विलय एक प्रावस्था में आ रहे हैं, तो सीधी बात है विलय के कणों की गति संभव ही नहीं है। लेकिन ये दोनों भाई साहब यहाँ पर तो कण आकार में बड़े हैं, दिखेंगे भी और इधर उधर भटकेंगे भी, तो भटकना ही ब्राउनी गति है। तो यहाँ पर आते हैं ब्राउनी गति होगी ब्राउनी गति होगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हमारा कोई छूटा तो नहीं है, देख लेते हैं। टिंडल प्रभाव हो गया, ब्राउनी गति हो गई, आकार हो गया, विलय के कण छोटे बड़े हो गए, समांगी विसमांगी। तो ये जो वास्तविक, निलंबन और कोलाइडी विलय के कणों के आकार के आधार पर थे, 3 प्रकार के, वो होते हैं पूरे। इनके साथ हमने टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति भी पढ़ ली। अब चलिए थोड़ा सा आगे भैया, हम पढ़ रहे थे कोलाइडी विलयन, नहीं सॉरी पढ़ नहीं रहे थे, हमने एक प्रकार पढ़ा है कोलाइडी विलयन, जो कि यहाँ पर है भैया। ये बोर्ड का मोस्ट फेवरेट टॉपिक रहता है, ये बहुत सबको अच्छा लगता है भैया, ना छोटा है ना ज्यादा बड़ा,
बीच वाला है, बीच वाले को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। एक में ज्यादा कमी हो सकती है, एक में ज्यादा गुण हो सकते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी बीच वाला। तो ये सबसे बेस्ट टॉपिक होता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं। तो देखिएगा, कोलाइडी विलियनों के प्रकार। रेड पेन यूज लेते हैं। कोलाइडी विलियनों के प्रकार, ये भैया हमने वहां पर पढ़े थे। विलय के अंदर विलायक, ठोस के अंदर द्रव, द्रव के अंदर गैस, गैस के अंदर गैस, वो हमने पढ़े थे। ये कुछ उसी टाइप के हैं। और भैया विलियन के अंदर ही कोलाइडी विलियन आता है, तो उसके और इसके एग्जाम्पल कहीं कहीं पर मैच भी होंगे। ध्यान रखना, काफी हद तक आपको सेम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग है। दोनों बार बार पढ़ना, अपने आप आपको अंतर समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले ट्रिक याद है, ठोस ठोस ठोस, द्रव द्रव द्रव, गैस गैस गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। तो कल की ट्रिक थी, आज फिर से लेते हैं काम में। आगे चलिएगा। ब्लैक पेन, पहले विलय और विलायक लिखते हैं। तो कल हमने पहले विलय लिखा था, लेकिन आज पहले क्या लिखेंगे? विलायक, क्योंकि ट्रिक बन रही है भैया, बन रही है, तो उल्टा सीधा क्यों करें हम। पहले लिखिए विलायक। विलायक, विलायक का कौन सा पेन लें? ये वाला। विलायक प्लस विलय। इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा और भी अलग है। कैसे है अभी देखिए। इसको लेके आते हैं इधर, और अब चलते हैं आगे। विलय प्लस विलायक, आगे होगा इसका नाम, सामान्य नाम। ध्यान रखना, सामान्य नाम क्या होगा, और इसके कुछ उदाहरण सभी पढ़ेंगे यहाँ पर। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा हमारा कल वाला। चलिए चलते हैं आगे की ओर। विलायक क्या है? तो सबसे पहले हमने कल ठोस पढ़े थे। ठोस के अंदर ठोस मिलाएंगे, ठोस के अंदर ठोस ही मिलाएंगे। ट्रिक आपको याद है, ठोस, द्रव और गैस की। ठोस के अंदर ठोस मिलाया, इसे कहा जाएगा सॉलिड सोल। क्या कहेंगे? सॉलिड सोल। SOL, सोल। सोल वैसे भी लिख सकते हैं और सॉलिड हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन सामान्य है, इतना तो समझ में आ ही जाएगा। LI है, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या है? LI, SOLID, सॉलिड सोल इसका सामान्य नाम होगा। पूछ सकते हैं सॉलिड सोल क्या है? ठोस प्लस द्रव, ठोस प्लस गैस, गैस प्लस गैस, या फिर ठोस प्लस ठोस। आंसर आपके सामने, ठोस प्लस ठोस। इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए। वहां पे तो हमने क्या पढ़ा था? अधातु है वगैरह, वो मिश्र धातु वगैरह पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे हम रत्न। तो देखिए रत्न, अब रत्न में कौन से आ सकते हैं? मूंगा, पन्ना, हीरा, ये भी हमने पढ़ के रखे हैं। मूंगा, पन्ना, हीरा, ये सारे रत्नों के नाम हैं। और ये कोलाइडी विलयन का उदाहरण है, ध्यान रखना। कोलाइडी रत्नों में विलय और विलायक आपको अलग दिखाई नहीं देंगे, लेकिन होते अलग हैं, ये भी इसकी पहचान है। तो अब देखिए, ठोस प्लस द्रव, ठोस प्लस द्रव, इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे जेल। क्या कहेंगे? जेल। जेल, जेल के एग्जाम्पल कौन से हैं? जेल के हैं पनीर, मक्खन, जैम। पनीर, मक्खन और जैम। ये जैम कौन सी है आपको पता है? एक वो अचार आता था पहले, पहले टीवी पे बहुत आता था, अब भी आता है, कि बच्चा टिफिन में खाना नहीं खा रहा है, उसकी मम्मी उसको चम्मच से एक लाल लाल कलर का पेस्ट लगा के देती है रोटी पे, गोल गोल करके, वो कहता है आहा मजा आ गया। ये वो वाला ही जैम है। तो जेल क्या होता है? पनीर। अब देखिए, विलायक ठोस अधिक है और द्रव कम है, इसलिए ध्यान रखना, थोड़ी सी ठोस ठोस टाइप होता है, लेकिन होता है एकदम यूं, हाथ डालते ही। मक्खन कैसा होता है? हाथ डालते ही पूरा, भले ही हाथ में लपटा लो उसको। एक तरह से कहें तो आटा गूंथते हैं, लेकिन वो ज्यादा ठोस होता है, उसमें कण वो कोलाइडी नहीं होता। तो जैम, पनीर, ये किसके उदाहरण है? जेल के। मक्खन। आगे बढ़ते हैं, ठोस प्लस गैस।
ठोस प्लस गैस। आइए इसे क्या कहेंगे ठोस प्लस गैस को, तो देखिए तीसरा सॉलिड फॉर्म। तो भैया गैस आएगी तो फॉर्म ही बनेगा, गैस आएगी तो क्या बनेगा, फॉर्म बनेगा। लेकिन भैया ठोस है तो गैस ऐसे कैसे लिखा, ध्यान रखना गैस, भैया सॉलिड आएगा तो ठोस आया, ये भी सॉलिड ही है, क्या है, ठोस को सॉलिड ही कहते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। आगे चलिए, तो ठोस के अंदर गैस होगा तो इसे सॉलिड फॉर्म कहा जाएगा। इसका एग्जांपल देखिए, ब्रेड प्लस स्पंज। क्या, ब्रेड प्लस स्पंज। आप पाव भाजी और ये जो गीली ब्रेड आती है वो देखते होंगे, या फिर स्पंज आता है मोटरसाइकिल की सीट पे, कभी कभी फट जाती है, निकालते हैं फिर खेलते हैं उससे बच्चे, वही स्पंज है ये। ध्यान रखना उसमें गैस ज़्यादा होती है, ठोस कम होता है, सॉरी ठोस होता है और गैस होती है, तो ठोस और गैस के कारण वह क्या होती है, स्पंज का रूप ले लेती है। आगे बढ़िए, तो यहाँ से करते हैं थोड़ा सा कॉपी, फिर करेंगे पेस्ट। ये देखिए यहाँ से होगा ये क्या, एक मिनट हट गया, इसको आगे कैसे ले जाते हैं, कोई ऑप्शन है क्या, कॉपी, आगे करेंगे इसको, सॉरी अब आगे आते हैं, एक मिनट, सबसे बड़ी स्लाइड कौन सी है, 7वीं, और नई स्लाइड लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर करते हैं, कॉपी कैसे हो सकता है, भैया अपने बस की बात नहीं है, एडिटर साहब का काम है, तो वो आएंगे कल, उनसे सीखेंगे, फिर से लिखते हैं, कोई बात नहीं। विलय प्लस, सॉरी विलायक, पहले विलायक है यहाँ पर, विलायक प्लस विलय प्लस विधायक प्लस विलय, यहाँ पर क्या होगा, सामान्य नाम और उदाहरण हो गया। अब देखिए ठोस ठोस का तो हमने पढ़ लिया है, अब बाकी रहा है द्रव और गैस। तो सबसे पहले लेंगे द्रव का, तो 3 द्रव होंगे हमारे पास, द्रव द्रव द्रव, और इधर लेंगे ठोस द्रव गैस। तो पहले क्या आएगा, ठोस। भैया ठोस द्रव के अंदर ठोस डालेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान रखना क्या बनेगा, सोल, क्या बनेगा, सोल। वहां पे सॉलिड सोल बन रहा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सोल बन रहा है, ध्यान रखना। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इंक प्लस पेन, इंक सॉरी इंक और पेन। भैया जो इंक वाले पेन आते हैं, या फिर ये भी जो पेन है, इनमें भी आप इंक देखते होंगे, ये एक दूसरे से मिक्सर अच्छा हुआ मिला हुआ रहता है, लेकिन फिर भी ये कोलाइडी कण होते हैं, इसमें दिखता है कभी कभी अलग अलग और नहीं दिखते हैं, तो भी प्रकाश गुजारोगे तो टिंडल प्रभाव तो आपको जरूर दिखेगा। तो ये है कोलाइडी विलयन, जिसमें देखिए द्रव के अंदर ठोस मिलाते हैं तो इसे सामान्य नाम सोल होता है, और बनता क्या, इंक और पेंट, जो घर पे भी आता है पेंट वगैरह, अलग अलग पेंट आते हैं जो एशियन पेंट वगैरह, वो सोल के ही एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर होता है कवर, यहाँ पर पूछ सकता है सोल क्या है, ठोस प्लस द्रव, ठोस प्लस ठोस, ठोस प्लस गैस, या फिर द्रव प्लस ठोस। एग्जाम सही आंसर क्या होगा, ठोस। ऐसा भी पूछ ले, इंक भैया क्या है, सोल, सॉलिड सोल, फॉर्म, सॉलिड फॉर्म क्या है, तो जो सोल होगा वो सही आंसर होगा। या ऐसा पूछ सकते हैं, इंक है, ठोस प्लस द्रव, द्रव प्लस ठोस, गैस प्लस ठोस, या गैस प्लस गैस, तो क्या होगा, गैस प्लस ठोस। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आगे करेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं, द्रव प्लस द्रव में आते हैं, तो द्रव प्लस द्रव भैया क्या होगा, द्रव प्लस द्रव को हम कहेंगे पायस, द्रव प्लस द्रव को क्या कहेंगे, पायस।
सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? मिल्क। भैया दूध में कई सारे द्रव मिले हुए होते हैं? द्रव होते हैं दूध में? होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं। पानी होता है दूध के अंदर, पानी की मात्रा होती है दूध के अंदर, और भी कई सारे तत्व होते हैं। यह अच्छी तरह से घुले हुए रहते हैं अपने अंदर, ध्यान रखना, यह अच्छी तरह से घुले हुए रहते हैं। और यहाँ पर एक परिभाषा होती है कि पायस की क्रिया को, पायस निर्माण की क्रिया को पायसीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायस निर्माण की प्रक्रिया को पायसीकरण कहा जाता है। पायसीकरण में द्रव प्लस द्रव का कोलाइडी विलयन होता है। ध्यान रखना, इसकी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पायस की प्रक्रिया को पायसीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायसीकरण। ध्यान रखना, छोटा करो, इतना भी छोटा नहीं, इतना काफी है। तो आगे आते हैं, द्रव प्लस गैस। द्रव प्लस गैस के अंदर क्या होगा? तो देखिए, द्रव प्लस गैस इज इक्वल टू फॉर्म। क्या बनेगा? फॉर्म। गैस आ गई तो फॉर्म तो आना ही है। वहां पर सॉलिड फॉर्म था, यहाँ पर ये वाला फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए, द्रव प्लस गैस फॉर्म। अब फॉर्म कौन सा बन रहा है? सॉरी, हमने यहाँ पर लिख दिया यार, एक मिनट रुको रुको रुको, ये यहाँ पर नहीं लिखना था, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। ये यहाँ पर फॉर्म, ये वाला ये है, ध्यान रखना, और ये वाला ये है, ये बीच में हमने अभिक्रिया का नाम लिखा था। तो द्रव प्लस गैस क्या बनेंगे? फॉर्म। इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट शेविंग फॉर्म, जो दाढ़ी बनाने वाला फॉर्म होता है, बार्बर की शॉप, नाई की दुकान पे, वो ऐसे ऐसे करके बुरे रगड़ता है, झाग उठने लगते हैं, वो भी कोलाइडी विलयन है। और वो किसका एग्जाम्पल है? द्रव के अंदर गैस मिलाई जाती है तो क्या बनता है? फॉर्म बनता है। ध्यान रखना। तो आगे बढ़े, द्रव का भी हो गया। अब आगे आते हैं। अब भैया सामान्य नाम वगैरह बार बार क्यों लिखें? जरूर थोड़ी है लिखना। तो सीधा ही बढ़ते हैं, इसमें दो ही पढ़ेंगे हम, गैस प्लस, एक मिनट रुकिएगा, गैस प्लस ठोस, गैस प्लस ठोस, तो क्या बनेगा? सॉलिड एरोसोल। क्या बनेगा? सॉलिड, या इंग्लिश में लिख लो आप, सॉलिड एरोसोल। सॉलिड एरोसोल इसका सामान्य नाम होगा। ध्यान रखना, गैस मिल रही है दो, हवा एयर आ गई, यहाँ पर एरोसोल हो गया। इसका एग्जाम्पल है धुआं। क्या है? धुआं। गैस अधिक है तो धुआं बन रहा है, ध्यान रखना यहाँ पर। आगे बढ़िए, बढ़ते हैं। तो गैस प्लस द्रव, गैस प्लस द्रव, इसे क्या कहेंगे? लिक्विड एरोसोल। LIQUID, लिक्विड एरोसोल। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? बादल। क्या है? बादल। और अगर देखो तो कोहरा। भैया कोहरे वगैरह में क्या होता है? द्रव कम होता है, गैसें ज्यादा होती है। बादल में भी यही होता है। बादल का जो बाहरी स्ट्रक्चर है, अंदर तो पानी होता है, अंदर तो पानी होता है, ध्यान रखना। तो यही है, कभी कभी क्या नहीं कि खाली बादल ज्यादा है, सूखे बादल जा रहे हैं, तो वो इसी का प्रभाव दिखता है यहाँ पर। तो भैया आज हमने क्या पढ़ा, फटाफट से देख लीजिए। पार्ट 2 था, विलियन का पार्ट 2 था, विलियन का पार्ट फर्स्ट हमने कल पढ़ लिया था। आगे बढ़िए, गैसों पर ताप का प्रभाव, ये हमारा बाकी रह गया था कि ताप बढ़ता है तो विलेयता घटती है गैसों के अंदर। द्रव और ठोस में कल पढ़ा था कि ताप बढ़ता है तो विलेयता बढ़ती है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। दाब का प्रभाव, दाब बढ़ने पर विलेयता बढ़ेगी, किसके अंदर? गैसों के अंदर, ध्यान रखना। और ठोस और द्रव के अंदर ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहता है, ये भी हमने पढ़ लिया था।
विलेय के कणों के आकार के आधार पर विलेय के कण छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, बीच के होते हैं, क्या होते हैं, उसके आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है, वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइडी। वास्तविक में सबसे छोटे कण, निलंबन में सबसे बड़े कण और कोलाइडी में इनके मध्य के कण। और ये भैया ये समांगी होता है, ये विसमांगी होता है, ये होता विसमांगी है लेकिन दिखता समांगी के जैसा है क्योंकि कण ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है क्योंकि कण बहुत छोटे होते हैं। टिंडल प्रभाव ये दोनों दर्शाते हैं क्योंकि कण बड़े होते हैं, प्रकाश टकराता है और प्रकीर्णन की प्रक्रिया करता है। ब्राउनी गति नहीं दर्शाता और ये दोनों ब्राउनी गति दर्शाते हैं। आगे आइए, कोलाइडी विलयनों के प्रकार हमने पढ़ लिए। इसमें ठोस ठोस ठोस, द्रव 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 और गैस गैस लिखा। यहाँ पर ठोस ठोस लिखा, फिर ठोस द्रव गैस लिखा, इनके सामान्य नाम और उदाहरण। यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा, एक आधा सवाल तो टपाक देती आ ही जाता है अगर विलयन पूछा हुआ हो तो, ध्यान रखना। ये देखिए, ये टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति हमने पढ़ी ली थी, ये बीच में आ गई स्लाइड, और ये द्रव 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 और गैस गैस। तो ये हमारा ध्यान रखना क्या होता है, विलयन का टॉपिक होता है पूरा। तो आज के लिए बस इतना ही, विलयन का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। 10th लेवल के बेस के जो एग्जाम होते हैं, 10th लेवल की साइंस पूछी जाती है, उसमें विलयन इतना ही पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।